जरा कुछ क्वेश्चन देख लें इस पे रेडिएशन प्रेशर पे, ठीक है। सपोज हमारे पास ये कोन है, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, इसकी हाइट h और रेडियस कितना, बेस रेडियस कितना r। तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। इंटेंसिटी कितनी इसकी, आई, ऐसे इधर से। और राइट सर्कुलर कोन कैसा है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। तो रेडिएशन फोर्स कितना होगा इस राइट सर्कुलर कोन पे, ठीक है। अब या तो हम इसे करेंगे तो इंटीग्रेशन वगैरह से करेंगे एलिमेंट ले लेकर के, वो थोड़ा बड़ा तरीका हो जाएगा। तो हमें पता है कि अगर हम बात करें परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी की, तो रेडिएशन प्रेशर इज आई बाई सी, यस और नो। रेडिएशन फोर्स परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए होता है आई बाई सी इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। ये आपको शॉर्टकट ध्यान रखना है, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। इतनी बात। अब आप एक बात बताओ, जब ऐसे लाइट पड़ रही है तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या है। अगर आप इस कोन को ऐसे काट दो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा जिसकी हाइट क्या होगी h और बेस क्या होगा 2r, हाँ या नहीं। तो अब f in this case will be I by c into area of triangle। area of triangle कितना, हाफ, बेस इज व्हाट 2r into h। तो 2 से 2 कट गया, कितना हो गया, RH आगे। आगे कि नहीं आगे, क्लियर इतनी बात। अगर इसी वाले में हमारे पास ऐसे करके रेडिएशन आए, ऐसे आता है अगर रेडिएशन, तब फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू आई बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। अब अगर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता तो क्या हो जाता, ट्वाइस हो जाता क्या आंसर। इतनी कॉन्फिडेंटली मत बोलना भाई, ठीक है, यहीं पर गड़बड़ है, ठीक है। इस केस के लिए भी नहीं कह सकता मैं, ना ही मैं दूसरे। अभी देखो, एक मिनट मिटा दूं इसे, अगला देखते हैं। मतलब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वाले में थोड़ा सा होशियार रहना, क्योंकि वो एक्चुअल में इस तरीके से नहीं बिहेव करता है। हमारे पास मान लो ये स्फेयर है, आर रेडियस का, ठीक है, इतनी बात। और क्या है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। कैसा है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। अब रेडिएशन कैसे आ रहा है, कितनी इंटेंसिटी का, आई इंटेंसिटी का। तो अब अगर आप इस केस में
रेडिएशन फोर्स कहते हो तो दैट इज I by C इंटू पाई आर स्क्वायर प्रोजेक्टेड एरिया। यस और नो, कहते हो कि नहीं कहते हो? अगर यही हमारा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो जाए, कैसा हो जाए? इफ स्फीयर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, तो आपके दिमाग में आंसर आएगा कि इसका ट्वाइस हो जाए, हाँ या ना? लेकिन ऐसा नहीं है, तब भी फोर्स क्या आता है? F इज इक्वल टू आई बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां खेल आ गया, आगे कि नहीं आ गया? हमारे दिमाग में तो चल रहा ट्वाइस हो जाना चाहिए। इसीलिए जब भी कहीं पर कर्व आ रहा हो किसी सरफेस में, ठीक है, इतनी बात, तो अगर हमें उसको परफेक्टली एब्जॉर्बिंग वाला है तब तो ठीक है कि आई बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, लेकिन रिफ्लेक्टिंग जब भी होगा तो भाई हमें इंटीग्रेट करके ही करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करके जब करेंगे ना तो इसका रिजल्ट सेम यही आएगा, ट्वाइस नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात। तो कर्व वाले के लिए ध्यान रखना है, ठीक है, इतनी बात। बाकी फ्लैट है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो 2I/C होता ही होता था रिफ्लेक्टिंग का, और अब परफेक्टली एब्जॉर्बिंग का क्या होता था? I/C होता था, तब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतनी बात। तो कर्व वाला अगर आता है बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तुम इंटीग्रेशन कर भी नहीं पाओगे प्रॉपर वाली। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको करूं तो मुझे लगेंगे 10 मिनट इसको करने में, इस रिजल्ट को लाने में। ठीक है, इतनी बात। तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्फीयर वाला मुझे याद है कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो चाहे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो, रिजल्ट इज व्हाट? I/C पाई आर स्क्वायर। एक और चीज देखो, अगला क्वेश्चन देखो, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, हम ऑप्टिक्स में ये पढ़ के आते हैं कि अगर किसी सोर्स से एफ फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट हुई तो फ्रीक्वेंसी हमेशा वही रहती है, कोई भी मीडियम आए कुछ भी हो चेंज नहीं होती। लेकिन ऐसा है नहीं, फ्रीक्वेंसी में चेंज आते हैं। ठीक है, इतनी बात। वो किस वजह से आते हैं वो देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट क्या है? मान लो हमारे पास कोई स्टार है, रेडियस R, इस स्टार का मास कितना? कैपिटल M। ये दे रखा है ना, ठीक है, स्टार ऑफ रेडियस R एंड मास कैपिटल M। ठीक है, इसके सरफेस से एक फोटोन निकलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी F0 है। जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? F0 है। ठीक है, मतलब लाइट निकली इससे, फ्रीक्वेंसी F0 की। ठीक है, जब ये फोटोन बहुत दूर चला जाए स्टार से, मतलब कहां? एट R टेंडिंग टू इंफिनिटी, तब इस फोटोन की मुझे क्या बतानी है? अपनी फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब आपके दिमाग में अगर लाइट वाला कंसेप्ट देखें, हम जो ऑप्टिक्स पढ़ी हमने, तो F इज इक्वल टू व्हाट? F0 होना चाहिए। हाँ, वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है, मैंने कोई मीडियम नहीं लिया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी बतानी है तो आपके हिसाब से F क्या होना चाहिए? F0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उसको निकालते हैं कैसे? ठीक है, कैसे करेंगे भी? किस वजह से कम हो रही होगी फ्रीक्वेंसी या ज्यादा हो रही है? चेंज क्यों हो रही है ये बताओ मुझे। हाँ, आप एक चीज देखो, जब ये फोटोन यहां से ट्रेवल कर रहा है, फोटोन के पास मास है। मैंने कहा था फोटोन जब एग्जिस्ट करता है तो उसके पास क्या होता है? मास होता है। अगर फोटोन के पास मास है तो ऑब्वियस सी बात है, फोटोन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो जब फोटोन आगे जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट क्या होगा? वर्क होगा। ठीक है, तो इसका मतलब फोटोन अपनी एनर्जी को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क कर रहा है उसके हिसाब से क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं भाई, देखो एक मिनट, मैंने क्या कहा? मान लो फोटोन किसी मोमेंट पे सेंटर ऑफ स्टार से x दूरी पर है। ठीक है, इतनी बात। यहां पर फोटोन की फ्रीक्वेंसी f है, तो मास ऑफ फोटोन एट दिस इंस्टेंट इज hf अपॉन c स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते हो? पढ़ा हुआ हमने, हाँ या ना? तो इसके ऊपर क्या लगेगा? एक इधर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना लगेगा? एफ जी इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ फोटोन अपॉन एक्स स्क्वायर लगेगा ऐसे। ठीक है, इतनी बात। अब
अगर ये हल्का सा dx आगे चलता है, कितना चलता है dx, तो एक बात बताओ इसने एनर्जी लूज करी कि नहीं करी? तो अब मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, h माइनस df हो गई कि नहीं हो गई? तो लॉस ऑफ एनर्जी इज व्हाट, h इंटू df। अरे भाई यहां पर एनर्जी फोटोन की कितनी है, hf, यहाँ कितनी, hf माइनस df, हाँ या ना? तो लॉस ऑफ एनर्जी इज हाउ मच, de, जो लॉस हुआ दैट इज h इंटू df, एंड दिस इज अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। यस और नो? अरे मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, तो h df इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यही आएगा। अब आप मजेदार बात देखो, स्मॉल m की वैल्यू, फोटोन के मास की वैल्यू रख दो यहाँ पर, कितनी आ गया जरा देखो, h df इज इक्वल टू माइनस जी एम एच एफ अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू dx, हाँ या ना? h से ये h कट गया कि नहीं कट गया? कट गया अपने पास। अरे यस और नो? तो अब क्या आ गया हमारे पास, df अपॉन f इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन सी स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर। बनती है बात की नहीं बनती है? इंटीग्रेटिंग इट, x इक्वल टू आर पे फ्रीक्वेंसी क्या था, एफ नॉट, x इक्वल टू आर पे सरफेस से छूटा था है ना, x इक्वल टू आर पे फ्रीक्वेंसी कितना, एफ नॉट, और x कितने पे, इन्फिनिटी पे फ्रीक्वेंसी f एट इन्फिनिटी निकालना है हमें। ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो log f एट इन्फिनिटी अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन सी स्क्वायर, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस सॉरी वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, माइनस वन अपॉन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन आर। ये आ गया कि नहीं आ गया अपने पास? क्लियर है भाई? तो क्या आ गया हमारे पास, लॉग एफ इन्फिनिटी अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर सी स्क्वायर। तो एफ एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू एफ नॉट ई की पावर माइनस जी एम अपॉन आर सी स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? अरे यस और नो? ठीक है, तो इस तरीके से फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या करती है, चेंज करती है। ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक्स पे चाहिए तो यहाँ पर लिमिट में क्या डाल देना, एक्स डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्लियर है? ठीक है, आगे देखो भाई, तो ये चीजें ध्यान रखना भाई, कहीं ना कभी कभी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, हमसे प्रॉपरली देखते नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लें, हो गया। अब देखो एक और चीज करते हैं भाई, मान लो हमारे पास कोई मेटल प्लेट है, ठीक है, इतनी बात, मेटल प्लेट वर्क फंक्शन फाई है, ठीक है, इतनी बात, मेटल प्लेट विद वर्क फंक्शन फाई, ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ रहा है, मतलब लाइट पड़ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन पड़ रहा है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो मुझे दे दिया गया, ठीक है, तो लिखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर of electromagnetic radiation is given to us ये दे दिया गया, ठीक है, किसी भी समय पे इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमें ये दे दिया गया। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा इस मेटल प्लेट से उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। करना चाहोगे? करना चाहोगे भाई?
देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, अगर हम इसमें देखें तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस E नॉट कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा नॉट टी। लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? एक काम करो, E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस E नॉट बाई 2 कॉस ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस E नॉट बाई 2 कॉस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा इंटू टी। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लिख सकता हूं ऐसा? चेक कर लो यार। अरे निकम्मो, लिख सकता हूं या नहीं? भाई मैंने इसको 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई करा। 2 cos a cos b कैन बी रिटन एज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो रेडिएशन आ रहा था इसमें एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, एक ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है और एक ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा है। मतलब 3 फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स हैं, मतलब फोटॉन्स 3 टाइप के हैं उसमें। एक की फ्रीक्वेंसी अगर इसको देखें ओमेगा नॉट बाई 2 पाई है, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई 2 पाई है इस वाले फोटोन की, और इस वाले फोटोन की ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2 पाई। मतलब इस रेडिएशन में 3 टाइप के फोटोन थे, एक की फ्रीक्वेंसी ये, एक की ये, एक की ये। अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा फोटोन है? लास्ट वाला, हाँ या ना? तो H इंटू एफ माइनस फाइव इज इक्वल टू व्हाट? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो K मैक्स इज H ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2 पाई माइनस 5। हाँ या ना? अरे क्लियर है यार? अगर मैं आपसे पूछता मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन तो कितना होता? 0 होता भाई। ढक्कन सारे के सारे, हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी तो 0 और मैक्सिमम के बीच में होती थी ना, 0 तो होगी, ठीक है? तो 0 और इसके बीच में रहेगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? अरे 0 वाला तो होगा ही होगा यार, भले ही वो इसमें भी 0 वाले हो सकते हैं कुछ ना कुछ, क्यों नहीं हो सकते हैं? बताया था हमने, अगर एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का फोटोन आ रहा है या एफ का आ रहा है तो उसमें 0 और एच एफ माइनस 5 के बीच के कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? इतनी बात। तो अब ये हो गया हमारे पास, ठीक है? तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज 0 एंड मैक्सिमम इज दिस मच, ठीक है? अब इसके बाद आगे बात करो भाई। अब लिखो जरा। अब एक बात बताओ, हम इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में ये सीख के आए थे कि लाइट के पास वेव कैरेक्टर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने सीखा लाइट के पास पार्टिकल कैरेक्टर है, ठीक है? इसका मतलब लाइट डुअल नेचर की है, ठीक है? इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो, नाउ वी हैव स्टडीड दैट लाइट possess now we have studied that light possess dual character now we have studied that light possess dual character, ठीक है? अब लाइट ने डुअल कैरेक्टर तो जान लिया हमने कि लाइट के पास डुअल कैरेक्टर है, ठीक है? ये नाटक हमारा 1905 से लेके 1915 तक चल रहा था, ठीक है? तो लिखो जरा, डिब्रोगली गेव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई चीज बोल देना, ठीक है? इतनी बात। और वो बाद में सही हो जाए, ठीक है? साइंटिफिक लैंग्वेज में हाइपोथेसिस सिर्फ इतनी सी बात है कि मैंने बोल दिया भाई, और 10-15 साल बाद या 2-4 साल बाद वो बात क्या हो गई? सही हो गई। मतलब उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल गया। हाइपोथेसिस जिस मोमेंट पे बोला जाता है उस मोमेंट पे उसका कोई एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है, उसका एक्सपेरिमेंटल और मैथमेटिकल प्रूफ थोड़े दिनों बाद आया, ठीक है? तो डिब्रोगली कुछ था नहीं, डिब्रोगली ऐसा था तो छोटा मोटा राजा टाइप का था फ्रांस में, ठीक है? तो वो सिर्फ क्या करता था, बड़े बड़े साइंटिस्टों के बीच में बैठता था, उसकी यारी दोस्ती थी।
उसने बोली थी ये बात, ठीक है, एंड ही गॉट नोबेल फॉर दैट। ठीक, चलो अब किस्मत अच्छी है, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं मैं, gave hypothesis that all material bodies must have dual nature, जितनी मटेरियल बॉडीज हैं सबके पास क्या होना चाहिए, डुअल नेचर होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात। अब उसे साइंस से कोई लेना देना नहीं था, पहले सीधी सी बात थी, ठीक है, वो बस ऐसे ही था फालतू। अब उसने क्या कहा भाई कि अगर हमारे पास फोटोन की वेवलेंथ h/p होती है, हाँ या ना, होता है कि नहीं होता है, कि फोटोन की वेवलेंथ या मोमेंटम ऑफ फोटोन इज व्हाट, h/λ। अरे आपने पढ़ा हुआ है। फॉर फोटोन p इज इक्वल टू h/λ। तो जो वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड है इस फोटोन के साथ, उसकी वेवलेंथ कितनी है, या E/c, ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने। तो उसने क्या कहा, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद वेव कैरेक्टर of radiation is lambda is equal to h/p। ठीक है, जो लाइट का वेव कैरेक्टर उसकी वेवलेंथ कितनी है, h/p हो गई। तो ये तो हमें पता था, ठीक है, इतनी बात। अब डी ब्रोगली ने क्या कहा, सिमिलरली all matter bodies also, क्योंकि मैटर बॉडीज को हम उस वक्त तक क्या मानते थे, पार्टिकल मानते थे या बॉडी मानते थे, मैटर बॉडीज ऑल्सो हैव वेव कैरेक्टर, और वेवलेंथ कितनी, h/ मोमेंटम ऑफ मैटर, ठीक है, इतनी बात। अब ये वेवलेंथ क्या होगी, इसको हमने क्या कहा, ये क्या आ गया, वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ मैटर। ठीक है, इसी वजह से इसको हमने क्या कहा, लैम्डा को मैटर वेव कहा, इस वेव को क्या कहा हमने, मैटर वेव। मतलब ये वेवलेंथ किसकी हो गई, मैटर वेव की हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, हो गया। अब लिखो जरा, अच्छा फिर इसको थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल प्रूफ कब मिला और किसने दिया, डेविसन जर्मर ने। डेविसन जर्मर ने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल मानते थे उस टाइम तक, तो इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर स्टडी किया, ठीक है, इतनी बात। और जो उसकी वेवलेंथ वेव कैरेक्टर वाले से आई और जो उसकी इस फॉर्मूले से आई, दोनों क्या आ गई, सेम आ गई। तो उसने कहा भाई कि वेव कैरेक्टर भी और पार्टिकल कैरेक्टर। तो डेविसन जर्मर में आपको पढ़ाऊंगा नहीं, हम 12th क्लास में पढ़ते थे, है ना। अबे यार एक्सपेरिमेंट बताने की कोई जरूरत नहीं, बस मैं आपको लिखा दूंगा कि डेविसन जर्मर है क्या। अब तो वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद मैटर इज कॉल्ड एज मैटर वेव, और उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, h/ मोमेंटम ऑफ मैटर, ठीक है, इतनी बात। अब लिखो जरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is produced
पॉइंट्स में लिखेंगे। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। हाँ या ना, पता ना मेरी बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, क्लियर है। बट मैटर वेव्स can be produced by charged or neutral bodies। हाँ या ना भाई, मैं चल रहा हूं तो मेरे पास अगर मोमेंटम है और मैं न्यूट्रल हूं तो भी मेरे साथ क्या आएगा, h अपॉन मोमेंटम वेवलेंथ आएगी। और मैं अगर चार्ज हूं तो भी आएगी ये वाली, ठीक है। तो मैटर वेव न्यूट्रल और चार्ज पार्टिकल दोनों के लिए प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा किसके लिए प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है। इतनी बात। दूसरी चीज, अगर हम मैटर वेव की वेवलेंथ निकालना चाहें, ठीक है, मान लो मैं अपनी बात करूं, मैं अगर 66 kg का हूं, ठीक है, और मैं 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, तो लेमडा इज इक्वल टू ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एक बात बताओ, ये वेवलेंथ आ रही है। अब अगर मेरा वेव कैरेक्टर आपने पढ़ना है कहीं, इस वेवलेंथ का वेव कैरेक्टर, तो फ्रेशनल डिस्टेंस स्क्रीन ZF कितना होता था, याद करो, b² अपॉन लेमडा, ठीक है। इतनी बात। यानी कि ZF इज 10⁻35 इंटू b² मीटर। हाँ या ना। अब आप एक काम करो, कितना छोटा b कर लोगे आप, क्योंकि आपको स्क्रीन अगर 1 मीटर पे चाहिए, कितने पे चाहिए, 1 मीटर पे, तो b की वैल्यू क्या होगी, √1 अपॉन 10⁻⁻35, नहीं, √10⁻⁻35। हाँ या ना। √10⁻⁻35 का अंडर रूट ले तो 10⁻17 या 18 के ऑर्डर का आएगा। एक बात बताओ, उससे छोटा तो, उससे बड़ा तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इतनी बात। तो या तो अपर्चर किस ऑर्डर का हो, अगर आपको स्क्रीन 1 मीटर पे चाहिए तो अपर्चर का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 10⁻18 मीटर। ऐसा कोई अपर्चर हमें मिला ही नहीं अभी तक, हम न्यूक्लियस के अंदर ही नहीं घुस पाए, ठीक है। इतनी बात। तो खेल ही खराब है, 10⁻18 मीटर, इतना छोटा अपर्चर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप स्क्रीन इतने पर, अगर आप 10 मीटर की दूरी पे स्क्रीन रखना चाहते हो, मान लो मैंने इस पे रख दी 10 मीटर की दूरी पर, तो कितना हो जाएगा, 10⁻17, ये भी बहुत बुरा है, ठीक है। आप अगर फिजिबल बात करोगे ना, तो स्क्रीन का हमारे लिए जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है, इसके लिए स्क्रीन हमारे सोलर सिस्टम के पार चली जाती है, अगर हम प्रॉपर देखें, ठीक है। तो वेव कैरेक्टर जो हमारा एसोसिएट हो रहा है, जो हमसे निकल रहा है, वो वेव कैरेक्टर अगर कहीं पर सुपर इम्पोज कर रहा है, तो वो हमारे सिस्टम में तो नहीं कर रहा, कहीं और ही कर रहा है जरूर, लेकिन वो हमें नहीं अपीयर करेगा, या हम उसे नहीं देख सकते। उसी से फिर स्ट्रिंग थ्योरी आई बाद में। मतलब डिब्रोगली का काम बहुत बड़ा था, ठीक है, उसने मजे मजे में बोला, लेकिन काम बहुत आगे चला गया उसका। तो अब लिखो जरा, लिखो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखो। In ordinary situations, wavelength of matter wave is of order 10⁻30 मीटर और लेस, 10⁻30 मीटर और लेस, ठीक है। उससे भी छोटा 10⁻35 -36 कुछ भी आ सकता है। therefore its wave character is not observed under normal situations। जैसे हम लाइट का इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पढ़ लेते थे, ठीक है। इतनी बात, क्योंकि वहां वेवलेंथ क्या थी, 10⁻⁻9 मीटर के ऑर्डर की, ठीक है। इतनी बात। तो 10⁻⁻6 या -7 या -5 वाले ऑर्डर के हम क्या बना देते थे, अपर्चर, तो हमें मिलना शुरू हो जाता था वेव कैरेक्टर। लेकिन यहाँ खेल बहुत ज्यादा खराब हो गया, ठीक है। इतनी बात।
तो ना उस साइज का अपर्चर मिलेगा, और अगर स्क्रीन खोजने जाओगे तो स्क्रीन भी बहुत पार निकल जाएगी, तो हम नॉर्मल सिचुएशन में वेव कैरेक्टर पढ़ नहीं पाएंगे, होगा जरूर लेकिन हमारी औकात से बाहर है। अब अगली चीज लिखो, वेव एंड पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ मैटर बॉडीज मतलब इसी को लेकर के पता हुआ बाद में हाइजनबर्ग ने अपनी कहानी बताई, ठीक है, वो फालतू बकवास था वो भी। अब क्या कहानी, वेव एंड पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ मैटर बॉडीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है अगर एक डोमिनेट कर रहा है तो दूसरा खत्म, और दूसरा डोमिनेट कर रहा है तो पहला खत्म। अरे क्लियर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिंपल सी कहानी, अगर यहाँ पर एक पंखा लगा दूंगा और रेस्ट पे है पंखा, मतलब ऑन नहीं करा मैंने, तो तीनों ब्लेड प्रॉपरली दिख रहे हैं। अगर आप स्विच ऑन कर दो और मैक्सिमम पे घुमा दो रेगुलेटर को, तो आप पंखे की पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हो कि कहां पर है। तो पार्टिकल कैरेक्टर आपका मतलब पोजीशन क्या हो गई, अनसर्टन हो गई, जब मोमेंटम क्या हो गया, ज्यादा, और जब मोमेंटम कम है तो पोजीशन क्या है, सर्टन है। ठीक है, इतनी बात, वो कहानी चल रही है। ठीक है, अब अगली चीज लिखो, मैटर वेव्स travel with speed greater than speed of light. Matter waves travel with speed greater than speed of light. मैंने ये नहीं कहा मैटर ट्रेवल करता है, मैंने कहा मैटर वेव। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात। मतलब अगर मैं यहाँ चल रहा हूं तो मेरे साथ एसोसिएटेड जो वेव है उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है। ठीक है, इतनी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी स्पीड तो कभी सी के बराबर हो ही नहीं सकती है, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, इतनी बात। तो आप ऐसे देखो, अगर हम वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव देखें, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव इनटू वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। यही होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? अब मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं किसी एक ऐसे फोटोन के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी यही है, उस फोटोन की स्पीड क्या होगी, सी। हाँ या ना? तो आप क्या करो, फोटोन E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन है। ठीक है, जो मैटर वेव की फ्रीक्वेंसी उतनी फ्रीक्वेंसी का हमने फोटोन पकड़ लिया। अब जरा देखो, V, ये कंपैरिजन में सेम टाइप के लोगों के साथ ही कर सकता हूं, इज इक्वल टू E अपॉन H, एंड दिस इज H अपॉन मास ऑफ मैटर इनटू वेलोसिटी ऑफ मैटर बॉडी। हाँ या ना? अरे H अपॉन P, वेवलेंथ। क्या होता है, H अपॉन P होता है। P क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ मैटर। मैटर का मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब आप एक चीज देखो, H से आपका H कट गया। ठीक है, इतनी बात। अब एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी m नॉट इन m इंटू सी स्क्वायर। अगर सेम एनर्जी और सेम कहानी है तो ये आ गया, m से m कट गया, तो वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज व्हाट, c स्क्वायर बाय v। ये अपने आप c से क्या आएगा, काफी बड़ा आएगा। अगर मैं c से भी चलना लगूं तो भी किसके बराबर आएगा, c के बराबर आएगा। ठीक है, इतनी बात, ये ध्यान रखना। तो c से तो कभी चल ही नहीं सकता मैं। ठीक है, तो अपने आप खराब है। अगला खेल लिखो, आगे लिखो। वो तो यहां से क्लियर हो रहा है, v ऑफ मैटर वेव इज ग्रेटर देन c। ठीक है, अब हम एक चीज और देखते हैं भाई, लिखो जरा, लिखो, de Broglie hypothesis was mathematically proved by Davison-Germer experiment
अब मैं बता देता हूँ उसने क्या करा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में, एक इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दी, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट करवाया। अब देखो एक मिनट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ev। अब उसने डिब्रोगली के हिसाब से लेमडा निकाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या मानते थे, पार्टिकल मानते थे, लेमडा निकाला, दैट इज h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। अगर v की वैल्यू उसने 54 वोल्ट रखी, जो एनसीईआरटी का डाटा है, तो ये लेमडा आया करीब करीब 1.67 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ऐसा कुछ आया, ठीक है। अब उसने इसी इलेक्ट्रॉन को, जिसकी 54 वोल्ट से एक्सेलरेशन दे रखी है, इसी इलेक्ट्रॉन को निकल क्रिस्टल के ऊपर गिरने दिया। निकल क्रिस्टल के ऊपर गिरने के बाद उसने फिर डिफ्लेक्शन पढ़ा इलेक्ट्रॉन्स का। क्या पढ़ा, डिफ्लेक्शन। तो उसे क्या मिला कि जब नॉर्मल के साथ 25 डिग्री पर, मतलब अगर ये निकल क्रिस्टल का एरे है, ये आए और ये नॉर्मल, ये 25 डिग्री, तो ऐसे करके यहाँ 25 डिग्री पर कहीं पर स्क्रीन पे यहाँ पर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कंसंट्रेट कर गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या बन गया, यहाँ मैक्सिमा बन गया। इस पे स्क्रीन पे उसने काउंटर चला रखा था, उसने देखा कि टोटल 2000 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 1900 या 1950 यही इकट्ठा हो गया, मतलब इतने रीजन में। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमा बन रहा है। तो उसने क्या करा फिर, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, डिफ्रैक्शन की कंडीशन लगा के एन को 1 डाला, थीटा की वैल्यू डाली 65, मतलब ये वाला थीटा ले रखा है, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या आ गया, थीटा की वैल्यू क्या डाली उसने, 65 डिग्री, ठीक है। डी निकल क्रिस्टल का डिस्टेंस 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, तो 0.91 एंगस्ट्रॉम इनटू साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू लेमडा। जब उसने कैलकुलेट करा तो ये लेमडा कितना आया, 1.656 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों रिजल्ट नियरली क्या आ गए, सेम आ गए। तो उसने कहा भाई कि वेव कैरेक्टर भी और पार्टिकल कैरेक्टर भी। उसने डिफ्रैक्शन पढ़ा, उससे भी सेम रिजल्ट आया वेवलेंथ का, और उसने डिब्रोगली पढ़ा, उससे भी सेम रिजल्ट आया, ठीक है। तो उसने कह दिया भाई कि वेव कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिसके साथ वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड है, तो हर पार्टिकल के साथ क्या हो सकता है, वेव कैरेक्टर एसोसिएट हो सकता है, या उसने 1-2 पार्टिकल के साथ और एक्सपेरिमेंट करा होगा, ठीक है। अब तो हमें इससे मतलब नहीं, एक्सपेरिमेंट से 12th क्लास में करते थे, अब जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ पार्टिकल्स की डिब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं। लिखो, डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। मान लो चार्ज Q है, मास m है, इसको v वोल्ट से एक्सेलरेट कराया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी चार्ज पार्टिकल की, Q इंटू v। अब लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p, पता नहीं बात, ठीक है, h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये सुनो, यानी कि h अपॉन अंडर रूट 2m q इंटू v। ये आगे कि नहीं आ गया, हाँ या ना, केमिस्ट्री में खूब करते हो आप ये फालतू में, ठीक है। अब इफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन मान लें, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स हो गया, तो लेमडा तब आता है 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। थोड़ा सा शॉर्टकट, आप जैसा भी करना चाहो। क्लियर इतनी बात, अरे क्लियर है। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के लिए अलग कहानी आएगी कुछ ना कुछ, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो करना पड़ेगा वहां पर, हाँ या ना, ठीक है। अल्फा पार्टिकल है तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है। अरे क्लियर है भाई, चार्ज बदल जाएगा, मास बदल जाएगा, अरे यस और नो। अब आप लिखो जरा, डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T, डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T। अगर गैस है टेम्परेचर T पे, तो गैसियस मॉलिक्यूल की डिब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। इतनी बात बता भाई रजनीश फटाफट।
क्या आ जाएगा? एक मिनट। एक गैस मॉलिक्यूल का मास m है, टेम्परेचर T है, तुझे लेमडा बताना है इसका क्या होता है, h अपॉन p, h अपॉन अंडर रूट 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। अब बता क्या करूं? केबीटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? h अपॉन रूट 3 केबीटी। 3 kBT। और अगर मोनोटॉमिक और डायटोमिक गैस हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल इज फॉर मोनोटॉमिक 3/2 kBT, डायटोमिक 5/2 kBT। ठीक है, इतनी बात। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक कितना, 6/2 kBT। ठीक है, इतनी बात, जो भी होता होगा। तो फिर तो 3 क्यों लिख रहा है? हाँ, क्या चीज? डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, ये सही, मतलब मेरा सवाल ये है भाई कि ये कह रहा है कि K को आप लिख दो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये कह रहा था रजनीश की 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T लिख दो, ये कह रहा था। तो अगर इसके रिजल्ट को मैं लिखूं तो ये आता h अपॉन अंडर रूट 3m KB इंटू T। ये कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ये रिजल्ट सही है गलत है? मोनोटॉमिक के लिए सही है, ये सबके लिए सही है। ठीक है, लिखो पहले, बता रहा हूँ। एक्चुअली में लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं डी ब्रोगली में, और जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं, अगर मोनोटॉमिक है तो तीनों ट्रांसलेशन होते हैं। जब डायटोमिक आता है तो जो 5 होते हैं उसमें से 2 क्या होते हैं, रोटेशन होते हैं। ठीक है, नॉन लीनियर की बात करते हैं, जो बाकी 3 आते हैं वो क्या होते हैं, रोटेशन होते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो ये रिजल्ट ट्रू है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर all types of gases, be monatomic, diatomic or polyatomic. This result is true for all types of gases, be monatomic, diatomic or polyatomic. तुम्हें लपेट देगा वो किसी भी चीज में। ठीक है, इतनी बात। अगर ढंग से नहीं पढ़ा होगा, ये P क्या है, लीनियर मोमेंटम है, इट इज नॉट रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कौन सा मोमेंटम लेके घूम रहे हैं हम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब सेम रिजल्ट थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए भी हो सकता है। थर्मल न्यूट्रॉन क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। अगर वो टेम्परेचर T पे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 3 kBT। तो यहां डालोगे तो क्या हो जाएगा, थ्राइस मास ऑफ न्यूट्रॉन KB इंटू T। तो लिखो जरा, सेम रिजल्ट इज ट्रू फॉर थर्मल न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स भी मोनोटॉमिक पार्टिकल जैसे ट्रीट किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब सिद्धार्थ, मैंने कहा सेम रिजल्ट इज ट्रू फॉर थर्मल न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन मतलब अगर फ्री न्यूट्रॉन्स हैं, थर्मल मतलब टेम्परेचर T पे हैं। ठीक है, तो फ्री न्यूट्रॉन्स हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल माने जाएंगे, छोटे छोटे। तो उनकी भी काइनेटिक एनर्जी मोनोटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल जैसे ही आएगी, कितनी, 3/2 kBT। बात खत्म। अब V था जिस स्पीड से मैटर चल रहा था भाई, जिस, अगर मैं मैटर हूं m मास का और मैं v स्पीड से चल रहा हूं तो v वो वाली स्पीड थी। ठीक है, और अरे कुछ और पूछ रहा हूं, अलग कहानी। ठीक है, अब लिखो जरा, लिखो एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस। एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस। अब सुनो भाई, सबसे मेन तो यही है, एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस। अब इसको ध्यान देते हैं। मेन एप्लीकेशन देखते हैं। पहले तो लिखो, यूज्ड टू डिजाइन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यूज्ड टू डिजाइन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पहला।
दूसरा, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दूसरा एप्लीकेशन जो मेन है, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन when in stationary orbits of atom. देखो भाई, अब जरा बात कर लें। हमारे पास कोई एटम है, ये न्यूक्लियस, मैं हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये न्यूक्लियस है, मतलब हाइड्रोजन ही मान लो, एक प्रोटॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतनी बात। अब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, पता नहीं बात, गोल गोल घूम रहा है, तो इसके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है तो इसकी एनर्जी रेडिएट होगी, रेडिएट होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो इसका रेडियस घटना चाहिए, घटना चाहिए, घटना चाहिए, और ये यहां गिर जाए तो एटम हमारा स्टेबल ही नहीं होगा, ठीक है, इतनी बात। तो बोहर ने बाद में कहा कि भाई कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन के, उन डिस्टेंसेस पे इलेक्ट्रॉन अगर गोल चक्कर काटता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, ये बोहर ने बोला था, ठीक है, इतनी बात। हर जगह नहीं, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंसेस पे जब इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस से तो वहां पर घूमने पर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, और उन ऑर्बिट्स को उसने कहा था स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, इतनी बात। तो अब सवाल ये है कि क्यों नहीं रेडिएट करता, गोल तो घूम रहा है, एक्सेलरेशन भी है, और हमने मैक्सवेल की थियरी पढ़ी हुई है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स व्हाट, एनर्जी, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंसेस पे इलेक्ट्रॉन जब गोल चक्कर काटता है न्यूक्लियस का राउंड तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, बताओ। मोमेंटम क्वांटाइज रहता है। कैसे क्वांटाइज होता है बता दे, कौन सा मोमेंटम क्वांटाइज होता है? मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम बोल। हाँ तो क्यों होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज? गधे, 10 बार बताने के बाद भी नहीं पता तो गधे हो। हाँ ये बात सही बोल रहा है, स्टैंडिंग वेव बनती है तो क्या होगा बेटा, बता जरा फटाफट। एनर्जी कंजर्व, सही कह रहा है। देखो भाई, इसने बात सही बोली है। अब देखो एक मिनट, होता क्या है कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, ठीक है, एनर्जी वो रेडिएट नहीं कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। इलेक्ट्रॉन के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो क्या है, कंजर्व है, वो चेंज नहीं हो रही, यही मतलब हुआ, ठीक है। अब अगर एनर्जी कंजर्व्ड है तो एनर्जी कंजर्व किस सिचुएशन में हो सकती है? हालांकि इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड तो एनर्जी कंजर्व नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कंजर्व हो रही है, तो वो तभी हो सकती है। अब जरा देखो एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये यहां पर चक्कर काटने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब एक मजेदार बात देखो, इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ यहां पर वेलोसिटी है। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है तो इसके साथ एसोसिएटेड लीनियर मोमेंटम है, इस मोमेंट पे कितना लीनियर मोमेंटम, तो इसके साथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी है, हाँ या ना, मतलब इसके साथ वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड है भाई, ठीक है, इतनी बात। अब अगर ये जो वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड है इसके साथ, ठीक है, इतनी बात। देखो अगर आप पिछले साल 11th वाला पढ़ो, अगर मैं यहां पर कोई वेव प्रोड्यूस करता हूं, मैं यहां से प्रोड्यूस करता जा रहा हूं, उधर से रिफ्लेक्ट होकर आती जा रही है, ठीक है, इतनी बात। तो दो वेव हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है, इतनी बात। और अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, मतलब लेमडा बाय टू, लेमडा बाय टू, लेमडा बाय टू, लेमडा बाय टू, एन लेमडा बाय टू इज इक्वल टू व्हाट, एल हो जाए, ठीक है, इतनी बात, पढ़ा था हमने ऐसा। तो इस पूरे रीजन में मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं करेगी। तो सेम कहानी हम यहां कर रहे हैं,
कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इतनी बात, दैट इज हाउ मच, 2πr। अरे यार 2πr में ही घूम रहा है, ठीक है, इतनी बात। अब अगर इसके साथ एसोसिएटेड ये क्या वेवलेंथ क्या बना दे, क्या बना दे, स्टेशनरी वेव बना दे उस रीजन में, मतलब ये जो वेव आ रही है इसकी, अगर ये वेव यहां से इसने एमिट करी वेव और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आने वाली, मेरा डायग्राम सही नहीं बना, अगर ये स्टेशनरी वेव बना दे, ठीक है, इतनी बात, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो लिखो जरा, लिखो, पहले तो ये लिख लो, Pn is equal to mvn, lambda n is equal to h upon mvn। लिखो if de Broglie wave associated with electron, if de Broglie wave associated with electron forms stationary wave in the orbit, if de Broglie wave associated with electron forms, क्या कहते हैं, stationary wave in the orbit, then mechanical energy of electron will be conserved। हाँ या ना, then mechanical energy of electron will be conserved। कोई दिक्कत है इसमें? अब मजेदार बात क्या है, मैकेनिकल एनर्जी अगर कंजर्व रह गई तो इसका मतलब अब ये मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लॉ को क्या कर रहा है, डिसओबे कर रहा है। हाँ या ना, मैक्सवेल का लॉ क्या कहता था, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को क्या करना है, एनर्जी एमिट करनी है, लेकिन अब नहीं कर रहा है। हाँ या ना, तो लिखो जरा, देयरफॉर corresponding to these orbits, कौन से ऑर्बिट्स, जिसमें स्टैंडिंग वेव बनी, हर जगह नहीं बनेगी, अरे यस और नो, उन्हीं को बाद में हम नाम क्या दे देंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। देयरफॉर corresponding to, क्या कह रहा था मैं, these orbits, ठीक है, law of electrodynamics is disobeyed। लॉ क्या था कि एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी कंजर्व हो गई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, स्टेशनरी वेव, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, अब अगर स्टेशनरी वेव बन रही है तो 2πrn इज इक्वल टू n लैम्डा, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, हाँ या ना। अब 2πrn इज इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा n, ठीक है। अब लैम्डा n की वैल्यू डाल दो बेटा, तो 2πrn इज इक्वल टू n h अपॉन mvn, mvn rn इज इक्वल टू n h अपॉन 2π। तो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया, क्वांटाइज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, इतनी बात। mvn rn इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में n क्या होगा 1, सेकंड में क्या होगा 2, थर्ड में क्या होगा 3, इस टाइप से होता रहेगा। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डी ब्रोगली का खेल सारा। हो गया भाई, हम पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेते हैं, उसके बाद न्यूक्लियर, उसके बाद एक्सरे करेंगे लास्ट में, ठीक है, इतनी बात। तब देखो, लिखो जरा एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले एटम कब सुना था, कौन सी क्लास में, मैं 7th में, 6th या 7th में मेरे ख्याल से, तो नहीं, उसने बोला था डाल्टन ने कि एटम एक ऐसा मैटर एटम से बनता है और एटम कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ कहा था उसने ना, डाल्टन ने, हाँ ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन मैटर is formed from tiny particles called atoms. According to Dalton, matter is formed from tiny particles called atoms, which he proposed are not divisible. उसने क्या प्रपोज किया कि भी ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है, which he proposed that they are not divisible, ठीक है, इतनी बात। फिर
पहली बार कब पता चला कि ये डिविजिबल है? अबे वो तो एक मॉडल है, वो तो जब पता चला होगा तो उसने अपना ज्ञान बांटा होगा, है ना। तो पहली बार कब पता चला होगा कि डिविजिबल है एटम? सोचो भाई। तो हाँ, फेराडेज का इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट जब आया तो ये दिखाई पड़ा कि एटम्स एक फिक्स्ड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब एटम से भी कुछ निकल रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल, या एटम पे कुछ छोटे छोटे पार्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, बट ड्यूरिंग फेराडेज एक्सपेरिमेंट of electrolysis, during Faraday's experiment of electrolysis, it was observed that any atom can release or receive integral multiple of 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। ठीक है, इतनी बात। कुछ इस टाइप का ड्रामा चल रहा था। ठीक है, इतनी बात। तो इसका मतलब यहां से क्लियर हो गया कि डाल्टन की बात क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, इतनी बात। फिर सबसे पहले मॉडल दिया किसने, लिखो जरा, थॉमसन मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। देखो, एटम के हर मॉडल की बेसिक कंडीशन क्या है कि एक तो एटम की स्टेबिलिटी, ठीक है, और एटम से जो हमें प्रॉपर्टीज मिल रही हैं वो सारी की सारी क्या हो जाए, ओबे हो जाए, और जो बाकी इधर उधर की प्रॉपर्टीज हैं तो हम कहेंगे ये मॉडल एटम का क्या है, सबसे सही है। न्यूक्लियस कैसा होता है, गोल होता है न्यूक्लियस, वही स्फेरिकल गोल एक ही बात होती है ना, वो तो एक ही चीज होगी। कैसा होता है, गधे आदमी, क्लाउडी क्या, क्लाउड साला हाथी बनता है बादल से, तो ठीक है, शेप पूछ रहा हूँ। नाशपत्ती के शेप का होता है, पियर शेप्ड हमेशा, या बेल शेप्ड, घंटी की शेप होती है। नाशपत्ती और घंटी की शेप एक ही होती है, बेल की। बड़े निकम्मे हो यार, ऐसा ही कुछ होता है ना, घंटी भी ऐसी होती है, नाशपत्ती भी ऐसी होती है शायद। ठीक है, और कभी घंटी बजा के देखना और देखना कितनी, मतलब प्रॉपर, मतलब घंटी ऐसे नहीं कोई भी मार्केट में बिक रही हो वाली, अगर कोई सही सी बेल है और उसको आप बजाओ, ठीक है, ऐसी वाली बेल, ये नहीं जो हमारे घरों में लगी पड़ी है, वो तो बेकार है। ठीक है, तो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उन वेव्स को आप महसूस कर सकते हो। मतलब अगर नहीं कर सकते तो गधे हो तुम, फिर कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ खेल जरूर है। मतलब बेल शेप्ड है न्यूक्लियस, ये तो कंफर्म है। ठीक है, और जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, आप बेल कभी ऐसी बेल बजाओ तो आपको वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं बाकायदा आपको एक्सपीरियंस होती है उनकी एनर्जी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब लिखो जरा, हाँ क्या कह रहे थे हम, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या कहा भाई, लिखो जरा, he assumed that whole positive charge of atom is distributed uniformly throughout the spherical region of atom, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो सारा का सारा पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब ये क्या हो गया, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जहां पर चार्ज डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। हाँ या ना, अरे भाई सारा पॉजिटिव चार्ज एक सॉलिड स्फीयर में क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ पढ़ा हुआ होता है इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर में। पढ़ा होता है कि नहीं पढ़ा होता है? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो अंदर स्फीयर के स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, बाहर 1/r² के प्रोपोर्शनल। ठीक है, इतनी बात। अब लिखो, एंड नेगेटिव चार्ज इज डिस्क्रीटली मतलब अलग अलग। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज डिस्क्रीटली अरेंज्ड एट डिफरेंट पोजीशंस इनसाइड स्फीयर। ठीक है, चलो कल बात करेंगे इसकी। ठीक है, एट डिफरेंट पोजीशंस इन स्फीयर, चलो कल बात करते हैं भाई। ठीक है।